Hello everyone, welcome to Concept King, the place where learning becomes simple, clear, and powerful. If you ever find studies confusing, don't worry, I'm here to make every concept easy for you. So, if you want to become a Concept King, make sure to subscribe and join this amazing journey. So, let's start today's topic. आज का टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर 2 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. दैट इज़ द लिविंग इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. इसमें फर्स्ट दैट नेम वन कॉमर्शियल यूज़ ऑफ ईस्ट. सो ईस्ट एक फंगी होता है, ग्रुप ऑफ फंगस होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनका क्या यूज़ होता है. तो उनको हम यूज़ करते हैं हम ब्रेड बनाने में, या फिर तो हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फर्मेंटेशन करता है, इसके हेल्प से होता है. हाँ, यहाँ पर है नेम द प्रोसेस इन ईस्ट दैट कन्वर्ट शुगर्स इनटू अल्कोहल. वो क्या प्रोसेस है जो कि शुगर को ये अल्कोहल में कन्वर्ट प्रोड्यूस करता है, वो है ईस्ट. ओके, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ईस्ट शुगर्स को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में. ओके, देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैक्टोबैसिलस इन कॉर्ड फॉर्मेशन. सो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है. तो ये क्या करता है, मिल्क जो शुगर होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि मिल्क को थिकन करता है, और उसके वजह से कॉर्ड फॉर्मेशन होता है. ओके, उसके प्रोसेस में ये करता है, वो जो लैक्टोज होता है, जो शुगर होता है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण मिल्क जो है वो थोड़ा थिक हो जाता है और कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है. देन वाई डू फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स. सो अदर क्रॉप के साथ जो रोटेशन हो सके, सो लेग्यूम्स प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स का मतलब जो ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं, जैसे कि पीस, बीन्स, ये सब हो गए. तो ये क्यों फार्मर्स ग्रो करते हैं रोटेशन में. ओके, तो जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, उनके रूट्स के नोड्यूल्स में, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से, जिससे जो प्रोटीन जो होता है जो प्लांट्स ले सके, और उसको नेचुरली वो फर्टिलिटी करता है उस सॉइल को. ओके, इसीलिए फार्मर्स उससे ग्रो करते हैं. देन हाउ डज ईस्ट मेक डो सॉफ्ट एंड फ्लफी. एक डो जो होता है उससे सॉफ्ट और फ्लफी कैसे ईस्ट करता है. जो शुगर होता है डो में, तो इसको फर्मेंट करता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, जिसके कारण वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं, जो कि बबल्स को क्रिएट करते हैं. इसके लिए जो डो है वो राइज होता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ए ब्रेड स्लाइस इज केप्ट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 3 days. ओके, मैं बताता हूँ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्ट वार्म कंडीशंस में, ओके, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा वेल ग्रोथ करते हैं. तो जब हम एक ब्रेड स्लाइस को मॉइस्ट वार्म प्लेस में रखेंगे तो वहाँ पर फंगी ग्रो होगा, क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल उसको कंडीशन मिला, जो कि वार्मथ और मॉइस्ट एनवायरनमेंट उसका था, जो कि सपोर्ट क्या माइक्रोवेल ग्रोथ को. ओके, जिसके कारण वहाँ पर फंगी का ग्रोथ हुआ. देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लाइम वाटर इन द ईस्ट एक्सपेरिमेंट. जो ईस्ट एक्सपेरिमेंट किए उसमें लाइम वाटर का क्या पर्पस था. हमें ये पता लगाना था कि जो ईस्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है कि नहीं. अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा तो फिर जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की कलर का हो जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा. अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर मतलब जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का नहीं होगा.
इसीलिए हम लाइम वाटर को यूज़ करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए। ओके, देन व्हाई डिड द बैलून इन्फ्लेट इन टेस्ट ट्यूब बी व्हेन ईस्ट वाज एडेड। जब टेस्ट ट्यूब बी, एक क्वेश्चन था तुम्हारे एनसीईआरटी में, जब टेस्ट ट्यूब बी में हम ईस्ट को ऐड किए तो फिर वो बैलून था वो इन्फ्लेट क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जो ईस्ट था वो फर्मेंटेशन किया, जिसके वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिलीज़ हुआ, जिसके वजह से वो बैलून ऊपर मतलब फूल गया, मतलब इन्फ्लेट हो गया। व्हाट विल हैपन इफ़ ईस्ट इज़ नॉट एडेड टू द शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क है। वहाँ पर एक फ्लास्क ए भी था जिसमें हम बोलेंगे अगर शुगर सॉल्यूशन में हम अगर ईस्ट को ऐड नहीं करते तो फिर क्या होता, वहाँ पर ईस्ट अगर ऐड नहीं होता तो शुगर को वो कन्वर्ट नहीं कर सकता था अल्कोहल में, तो वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी गैस प्रोड्यूस नहीं होगा, गैस भी नहीं प्रोड्यूस होगा, तो वैसे जैसे था वो अनचेंज्ड ही रहेगा, वो शुगर सोल्यूशन ही रहेगा। What can be inferred if cod forms in warm milk but not in cold milk? वार्म मिल्क में कॉड फॉर्म होता है लेकिन कोल्ड मिल्क में नहीं। इससे क्या पता चलता है और क्यों होता है? क्योंकि वार्म टेम्परेचर या फिर मॉइस्ट कंडीशन में माइक्रोवेल ग्रोथ है वो वेल सपोर्ट करता है, ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो वार्म टेम्परेचर हेल्प बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं एंड फर्मेंट द मिल्क को फर्मेंट करते हैं, मतलब मिल्क को मतलब अल्कोहल टाइप, मतलब अल्कोहल जैसा कुछ स्मेल और उसके जैसे टेस्ट फ्लेवर देता है। वाइल कोल्ड टेम्परेचर स्लो देयर एक्टिविटी, कोल्ड टेम्परेचर में ये एक्टिविटी स्लो होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फंगल ग्रोथ जो माइक्रोवेल ग्रोथ है नहीं होते हैं। ओके, हाउ डज राइजोबियम बेनिफिट लेग्यूम प्लांट्स। जो लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उसको राइजोबियम कैसे बेनिफिट उसको देता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो भी कुछ एयर होते हैं मतलब नाइट्रोजन जो होते हैं उसको डायरेक्टली प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो ये जो राइजोबियम होते हैं इनके रूट्स नोड्यूल्स में लेग्यूम प्लांट्स को वो उसको यूजेबल फॉर्म में आता है, मतलब वो इसके फॉर्म में लाता है जैसे कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, तो वो यूजेबल फॉर्म में लाता है उस नाइट्रोजन को, जैसे कि एयर से, जैसे कि प्लांट उसे यूज़ कर सके, जैसे कि ग्रोथ उनका ज़्यादा अच्छा होगा विदाउट फर्टिलाइजर्स। ओके, उनको ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगा तो उनका ग्रोथ भी ज़्यादा होगा और फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ नहीं होगा। इसीलिए जो फार्मर्स प्लांटिंग करते हैं ज़्यादा क्रॉप रोटेशन हो लेग्यूम प्लांट्स में। ओके, व्हाट आर माइक्रो एल्गी एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट फॉर दैट। माइक्रो एल्गी जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, मतलब वो खुद का फूड खुद बना सकते हैं। ओके, और क्या होता है ये इम्पोर्टेंट होता है हमारा अर्थ के लिए क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और उनमें बहुत एक है, मतलब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ स्पिरुलिना। ओके, स्पिरुलिना एक माइक्रो एल्गी है जो कि हाई प्रोटीन से विटामिन B12 है इसमें प्रेजेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रियस फूड है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन देता है और ये वाटर प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प होता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प आता है। ओके, माइक्रो एल्गी। देन 11, वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो फास्टर इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उनको जो मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन होता है उनका ज़्यादा सपोर्ट करता है वो कंडीशन, इसीलिए उनका ग्रोथ भी स्पीड होता है, इसलिए वो फास्टर वार्म मॉइस्ट कंडीशंस में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो कि एक सेल से बने हैं और मल्टीसेलुलर जो कि दो या फिर तो दो से ज़्यादा सेल से बने हैं। ओके, दो नहीं ज़्यादा सेल से बने हैं, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ओके, और ये वन सेल्स, जैसे ईस्ट हो गया यूनिसेलुलर
और मल्टी सेलुलर जैसे मोल्ड हो गया, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, जिसको हम देख सकते हैं और इसको हमें नेक्ड आई में खाली आँख में नहीं देख सकते। ओके, देन वाई स्पिरुलिना कॉल्ड ए सुपर फूड। स्पिरुलिना जो एक माइक्रो एल्गी है, हम उसको सुपर फूड मतलब बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है। ओके, विटामिन B12 है इसमें। ओके, जो कि इजी करता है डाइजेस्ट करने में लिटिल फैट और शुगर के साथ, और ज़्यादा प्रोटीन्स में हमें देता है बॉडी के लिए। ओके, बॉडी का ग्रोथ भी सपोर्ट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, वो कॉर्ड बनाता है, ईस्ट ब्रेड बनाता है, इडली, डोसा, विनेगर, अल्कोहल ये सब बनाते हैं, ऐसे वो यूज़ होते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है बायोगैस प्रोड्यूस करने में? जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होते हैं वहाँ पर माइक्रोब्स जो होते हैं वह ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीजन के बिना डिकम्पोज करते हैं, जिससे बायोगैस निकलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ओके एंड मीथेन लिखता है, जिसका जो कॉम्बिनेशन बायोगैस है वो निकलता है, जो कि फ्यूल में ऐसे यूज़ होता है वो बायोगैस। ओके, देन 16 हाउ कैन वी प्रिवेंट द फॉलोइंग डिजीज? कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर हेपेटाइटिस ए हो गया, ये सब जो कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, सो कॉलेरा को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस। सैनिटेशन करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे और हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट में रहेंगे, ऐसे हम उसको हाइजीन मेंटेन करके सैनिटेशन प्रैक्टिस करके ओके कॉलेरा को प्रिवेंट कर सकते हैं। टाइफाइड जो है हम कुक्ड फूड को प्रॉपर्ली खाएंगे, ओके, जो पानी है गर्म करके पिएंगे और वैक्सीनेशन लेंगे उस डिजीज़ को अगेंस्ट में। ओके, हेपेटाइटिस ए होता है, इसमें भी वैसे बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the role of microorganisms in the nitrogen cycle about rhizobium and soil fertility। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रोल क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में, और फिर नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है जैसे कि राइजोबियम, और उसका सॉइल फर्टिलिटी वो कैसे मेंटेन करता है। देखो यहाँ पर देखो पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले ए वाइटल रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है नाइट्रोजन साइकिल में, विच इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, वन ऑफ द की माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इज, सॉरी यहाँ पर राइजोबियम है, आर नहीं है, यहाँ पर आर होगा, रुको 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 ओके। सो राइजोबियम a type of bacteria that lives symbiotically inside the root nodules of leguminous plants such as beans, peas and pulses। राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, जैसे कि बीन्स हो गए, पीस हो गए एंड पल्सेस हो गए, ये सब क्रॉप्स मतलब ये सब प्लांट्स में ये प्रेजेंट रहता है। ओके, ग्रीन प्लांट्स भी जितने भी है, तो वो क्या करता है, राइजोबियम कैप्चर्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट्स इनटू एमोनिया, ओके, फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है, दैट प्लांट्स कैन ऑब्जर्व एंड यूज टू बिल्ड प्रोटीन्स एंड अदर वाइटल कंपाउंड्स। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में लाता है, जैसे कि प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर सके, इंटेक कर सकते हैं, जो एक फॉर्म होता है उसको एमोनिया करते हैं। ओके, ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो कि प्लांट्स यूज़ करता है प्रोटीन्स को बिल्ड करने में, अपने फूड को बनाने में, और उसके अदर वाइटल कंपाउंड्स होते हैं बनाने में वो यूज़ करता है। ओके, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो प्रोसेस होता है कि राइजोबियम लाया नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर से एमोनिया क्या एक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जिससे प्लांट ऑब्जर्व हो सका, और वो उसको ऑब्जर्व करके प्रोटीन्स बनाने में हेल्प किया और उसके कुछ वाइटल कंपाउंड्स
तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ हम इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, बाय एनरिचिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो सॉइल होता है उसको फर्टिलिटी करता है नाइट्रोजन में। ओके, सो राइजोबियम रेड्यूसेस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो नेचुरली ही उस जो सॉइल होता है उसको फर्टाइल करता है, जैसे कि सॉइल मतलब जो नाइट्रोजन जो रहता है वो सॉइल को फर्टिलिटी करता है, तो वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज़ होते हैं। ओके, प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मेंटेन सॉइल हेल्थ। ओके, जैसे आगे आगे तक क्रॉप्स वेस्ट ना हो सके, डैमेज ना हो सके, एक सस्टेन के तरह वो फार्मिंग चल सके, क्रॉप्स रोटेशन हो सके, और सॉइल जो हेल्थ है उसके फर्टिलिटी है उसके जो गुड बेनिफिशियल है उस जैसे कि प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर सकें उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, सॉइल के हेल्थ को। व्हेन लेग्यूम प्लांट्स डाई, और जो भी प्लांट्स होते हैं जो राइजोबियम प्रेजेंट है, जब वो प्लांट्स मर जाते हैं, द फिक्स्ड नाइट्रोजन रिमेन्स इन द सॉइल बेनिफिटिंग फ्यूचर क्रॉप्स प्लांटेड इन द सेम फील्ड। तो वहाँ पर मर जाता है तो वहाँ पर नाइट्रोजन भी रह गया, और नाइट्रोजन रहने से मतलब क्या हो गया, सॉइल को फर्टिलिटी भी क्या, जो कि फ्यूचर क्रॉप्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है, जो कि सेम फील्ड में प्लांट हो सके, ओके, ग्रो कर सके। Hence, crop rotation with legume plants help in natural soil enrichment and increased agriculture productivity. ओके, अच्छे से एग्रीकल्चर हो सके और सॉइल के हेल्थ को भी मेंटेन करके रख सके। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डिस्क्राइब द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, यूजिंग ईस्ट, एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट होता है, और एक्सपेरिमेंटल एक एक्सपेरिमेंट करो जिससे हम पता चल सके। ओके, तो देखा जो फर्मेंटेशन है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जो कि ईस्ट के द्वारा की जाती है। यहाँ पर ईस्ट क्या करता है, जो भी शुगर होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके अल्कोहल में प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जो कि एनारोबिक कंडीशन होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, इन फूड साइंस ईस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रूइंग। ओके, कुछ भी बेक करने में या फिर ब्रू करने में ये यूज़ होता है ईस्ट। ओके, व्हेन एडेड टू फ्लोर डो, जो भी डो जो होता है फ्लोर का, जब हम ईस्ट उसमें ऐड करते हैं, सो ईस्ट कंज्यूम्स द शुगर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, शुगर्स जो भी कुछ होता है उसमें उसको ईस्ट कंज्यूम कर लेता है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, जहाँ पर कि बबल फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण जो डो है वो राइज होता है और सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है और लिटिल सोर भी होता है। ओके, और कुछ स्मेल भी थोड़ा आता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एसेंशियल इन मेकिंग अल्कोहल बेवरेजेस लाइक बीयर एंड वाइन। ओके, देन वेट, अब एक्सपेरिमेंट कैसे कर सके जिसको हम पता लगा सके कि मतलब जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंटली फर्मेंटेशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिक्सिंग sugar, yeast and warm water in a flask। तो हमें एक फ्लास्क लेना है और उसमें कुछ शुगर ऐड करना है और ईस्ट और एक वार्म वाटर ऐड करना है। ओके, उस फ्लास्क में क्या क्या रहना चाहिए, वार्म वाटर, ईस्ट और शुगर। वार्म वाटर क्यों लिए, क्योंकि वहाँ पर उसका मतलब जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके इसलिए। ओके, सीलिंग द ओपनिंग विथ ए बैलून। ओके, और वहाँ पर एक ऊपर ऐसे बैलून लगा देना। ओके, ये तुम्हारे वहाँ पर भी था, एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है उसमें भी था। ओके, आफ्टर सम टाइम द बैलून इन्फ्लेट्स, और मतलब कुछ समय के बाद तुम नोटिस करोगे कि जो बैलून लगा है वो इन्फ्लेट हो जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब ईस्ट वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस किया तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, जिसके कारण जो बैलून था वो इन्फ्लेट हो गया। इफ़ द रिलीज गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर,
और अगर हम वो जो रिलीज्ड जो गैस है, जो भी गैस निकला है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, अगर हम वो लाइम वाटर में लेके छोड़ दें तो ये इट टर्न्स मिल्की, वो मिल्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक गैस है जो कि मतलब लाइम वाटर के साथ अगर मिल जाएगा तो वो मिल्की कलर का आ जाएगा, इसीलिए। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट ईस्ट परफॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, उसके बिना ही ये सब प्रोसेस हुआ है। ओके, इसलिए वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस होता है। ओके, द प्रोसेस इज टेम्परेचर सेंसिटिव एंड वर्क बेस्ड इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है माइक्रोवेल ग्रोथ के लिए। फर्मेंटेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स द टेक्सचर एंड टेस्ट ऑफ फूड बट ऑल्सो प्रिजर्व सीड्स एंड एड न्यूट्रिशनल वैल्यू। और इस प्रोसेस में जो फूड होता है इसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ऐड करता है और इसको ज़्यादा समय तक हम प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, compare and construct unicellular and multicellular microorganisms with examples and structural differences। उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, वो कैसे हेल्पफुल है, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में ऑर्गेनिजम्स में, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी इधर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सो जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पर कि ऑल लाइफ फंक्शंस परफॉर्म होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया एंड प्रोटोजोआ हो गया, ये सब यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली। वहाँ ये जो माइक्रोस्कोपिक है मतलब हम इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, खाली आँख से नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वी कैन सी देम बाय द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप एंड कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आई। ओके, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस। ओके, ईस्ट जो होता है वो फंगस का ग्रुप होता है, यूनिसेलुलर फंगस that carries out fermentation and has a well defined nucleus and cytoplasm। उनमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये सब प्रेजेंट होके रहता है। ओके, सॉरी। देन ऑन द अदर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैनी सेल्स से कंबाइन होकर वो बने हैं। ओके, वे डिवीज़न और फ्लेवर, ओके, उनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर के डिफरेंस मतलब डिवीज़न हुए हैं, मीनिंग डिफरेंट सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वहाँ पर जो डिफरेंट लेवल हुए हैं, डिवीज़न हुए, वो डिफरेंट परफॉर्म्स भी फंक्शन करते हैं। ओके, वहाँ पर एग्जांपल्स इंक्लूड मोल्ड, एल्गी, लाइक स्पायरोगेरा, ये हम देख सकते हैं। ओके, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है, मेड ऑफ मैनी सेल्स, तो ये हम इसका एग्जांपल हो गया, जैसे मोल्ड, एल्गी, ये सब। ओके, मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स ऑफन फॉर्म विजिबल कॉलोनीज और स्ट्रक्चर सच एज फिलामेंट्स। ओके, फिलामेंट्स भी होते हैं, जैसे ये क्या है, ब्रेड मोल्ड में जैसे होते हैं। ओके, देन मोल्ड फॉर इंस्टेंस, ओके, प्रोड्यूस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे एंड दैट हेल्प इन प्रोडक्शन न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। ओके, आई होप दैट तुम सब इजीली समझ पा रहे हो इसको। स्ट्रक्चरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफन हैव ए सिंपलर बॉडी प्लान। ओके, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या हो गया, हाँ चलो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक सिंपलर बॉडी होता है, उनके पास इतना सब मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऐसे नहीं है। ओके, जैसे कि एक बैक्टीरिया हो गया, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, प्रोकैरियोटिक है सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, वेयर एज फंगी एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक विद डिफाइंड न्यूक्लियस।
ओके, यूकैरियोटिक सेल का मतलब जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स आर ऑलवेज यूकैरियोटिक क्योंकि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड कैन ग्रो लार्जर एंड सर्वाइव इन मोर कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। ओके, दिस स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑल्सो अफेक्ट हाउ दे रिप्रोड्यूस, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ये सब इसका फैक्टर्स है जहाँ पर कि ये सब रहते हैं। ओके, देन क्वेश्चन 4। ओके, यहाँ पर दिया है, हाँ, हाउ डू एनवायरमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोवेल ग्रोथ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट में कंडीशन कैसे रहना चाहिए जो कि माइक्रोवेल ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा कैसे। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ए ब्रेड मोल्ड एंड कॉर्ड फॉर्मेशन एग्जाम्पल्स। ओके, इसके हिसाब से हमें समझाना। ओके, कोई बात नहीं। देखो, microbial growth is strongly influenced by environmental factors such as temperature, moisture, air and food availability. ओके, उस एनवायरनमेंट में कैसा टेम्परेचर है, मॉइस्चर किस टाइप का है, एयर कौन सा कंडीशन में है, फूड अवेलेबिलिटी वहाँ पर कितना है, ये सब को ये ध्यान रखकर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये सब जो रहते हैं वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, सो जैसे कि वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन है वो रैपिड माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट होते हैं वो उसके जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको स्लो कर देता है। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द ब्रेड मोल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, ये ब्रेड मोल्ड एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ना, देखो, व्हेन ब्रेड इज़ केप्ट इन ए वार्म मॉइस्ट प्लेस, जब हम एक वार्म मॉइस्ट कंडीशन में रखते हैं वहाँ पर वैसे एनवायरनमेंट में रखते हैं, सो इट डेवलप्स फजी कॉलर्ड ग्रोथ आफ्टर ए फ्यू डेज। वहाँ पर कुछ फंगी वगैरह लगते हैं, वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं, कुछ उसका कलर भी कुछ चेंज होता है, मतलब जैसे डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक कलर का जैसे कुछ आता है। आफ्टर ए फ्यू डेज हम उसको नोटिस कर सकते हैं। दीज आर कॉलोनीज ऑफ मोल्ड फंगी दैट थ्राइव इन सच कंडीशन। ये ऐसे जो फंगी होते हैं, मोल्ड फंगी, ये ऐसे कंडीशन में रहते हैं। ओके, लीव करते हैं। इफ़ द सेम ब्रेड इज़ केप्ट इन ए ड्राई, या फिर तो रेफ्रिजरेटर में रखते फ्रीज वगैरह में, तो वहाँ पर कोल्ड या फिर तो ड्राई एनवायरनमेंट रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वहाँ पर जो मोल्ड ग्रोथ है वहाँ पर कम हो जाएगा और एब्सेंट, बिकॉज मॉइस्चर एंड वार्मथ कंडीशंस आर लैकिंग, वहाँ पर नहीं होता है ज़्यादा अच्छा। किसके कंपैरिजन में, हमारे वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन के कंपैरिजन में नहीं होता है। क्या हो गया? हाँ, अब देखो, सिमिलरली इन कॉर्ड फॉर्मेशन वार्म मिल्क कडल्स फास्टर दैन द कोल्ड मिल्क, क्योंकि वार्म है ज़्यादा ग्रोथ सपोर्ट करेगा। दिस इज बिकॉज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया grow and multiply quickly at warmer temperature, converting lactose into lactic acid. In cold milk their activity slows down and delaying or prevent curdling, वहाँ पर slow हो जाता है। These examples of demonstrate that the microorganisms are highly sensitive to environmental factors and these properties used in food preservation techniques such as refrigeration, drying and adding salt or sugar. सॉल्ट और शुगर भी ऐड करने से वहाँ पर जो माइक्रोवेल ग्रोथ है वो कम जाता है या फिर तो नहीं लगता। वैसे क्यों होता है हम सॉल्ट या फिर तो शुगर अगर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम जो सॉल्ट एंड शुगर हम ऐड करेंगे तो उनमें हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है जो कि माइक्रोवेल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। ओके, इसीलिए याद रखना। ओके, ये तुम्हारे बुक में भी था, समझ में कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फूड, फ्यूल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे रोल प्ले करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में,
या फिर तो फूड बनाने में, फ्यूल बनाने में, और वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स कैसे करते हैं। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करते हैं, मैं तो एक स्टोरी के टाइप बताता हूँ, सुनो। राइजोम में बैक्टीरिया रहता है, समझ आ गया वो कैसे फंक्शन करता है। तो जब वहाँ पर लेग्यूम्स प्लांट्स डाई हो जाएंगे तो वहाँ पर प्रोटीन्स, नाइट्रोजन रखेगा, तो वहाँ पर वो जब मर जाएगा तो वो वापस सॉइल के अंदर जाकर सॉइल को फर्टिलिटी का ग्रोथ करेगा, और जो फ्यूचर क्रॉप्स है उसको सस्टेन करके रख सकता है। ये तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूडिंग फूड कैसे बनाता है, जैसे हम देखें कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कॉर्ड फॉर्मेशन करता है, या फिर तो ईस्ट हो गया वो ब्रेड फ्लफी करता है, इडली ये सब बनाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मैन्योर या फिर तो कंपोस्ट बनाते हैं, जो कि वेस्ट को मैनेज करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को भी ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, पढ़ते हैं पूरा डिटेल्स में। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर की प्लेयर्स, ओके, एक इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। टू देयर वेटलाइज रोल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। फूड प्रोडक्शन हो गया, या फिर तो एनर्जी जनरेशन हो गया। एनर्जी जनरेशन कैसे, हाँ, फ्यूल, बायोफ्यूल करते हैं जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी, वो भी डिकम्पोज करके वहाँ पर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। ओके, ये सब रिलीज़ होते हैं जो कि बायोफ्यूल गैस जो कि रिलीज़ होते हैं, जो कि फ्यूल के प्रोडक्शन में आता है और वेस्ट को रिसाइकल करता है। इन द फूड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, या फिर तो ईस्ट हो गया एक फंगी, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, जैसे कि कॉर्ड, ब्रेड, इडली ये सब बनाने में, या फिर तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में। ये टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसमें जानते हैं, और लाइफ को ज़्यादा सस्टेन करके भी रख सकते हैं। इन द टर्म्स ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन कैसे करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल फॉर जनरेटिंग बायोगैस, वो बायोगैस रिलीज़ करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि काउ डंग हो गया, या फिर तो फूड स्क्रैप्स जो भी वेजिटेबल्स जो भी कुछ हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि कुकिंग हो गई या लाइटनिंग हो गई, ये सब में मतलब यूज़ आते हैं। ओके, और इसमें फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इसका डिपेंड भी बहुत कम कर देता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, और एनर्जी यूजेस को भी क्लीन करता है। ओके, देन Microbes also contribute to waste management and soil health. वेस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, सॉइल हेल्थ को भी वो एक सस्टेन करके रखते हैं, उसका भी इम्प्रूव करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कैसे ना, डिकम्पोजर भी जो भी कुछ होते हैं। ओके, डिकम्पोजर का मतलब जो बैक्टीरिया, फंगी ये सब हो गया, हाँ, सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल रिमेंट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स, उसको जो ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सॉइल में वापस जाता है, सॉइल फर्टिलिटी को ग्रोथ करते हैं। दिस प्रोसेस नॉट ओनली कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन बट ऑल्सो अपने एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट होते हैं, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है। देन मोर एवर द माइक्रोएल्गी लाइक स्पिरुलिना जो भी है उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, विटामिन B12 होता है, हाई प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, रिक्वायर्ड मिनिमल रिसोर्स टू ग्रो, मेकिंग देम सस्टेन फूड ऑप्शंस। ओके, फूड ऑप्शन में सस्टेन करके रखते हैं वो। ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोर्ट एक सर्कुलर इको फ्रेंडली सिस्टम एंड आर क्रिटिकल टू अचीविंग लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। वो मतलब एक बहुत ही मेजर फंक्शन करते हैं। ओके, हेल्पफुल भी है, डेंजर भी है, जैसे वायरस हो गया, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एसेलुलर है, फिर भी छोड़ो। देन ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ओके, ये आप लोग करना। सो
आप लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं तो ये पढ़ा दिया हूँ, इसको पढ़कर आप यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसको करना, खुद ट्राई करना। मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। ओके, देन एक फार्मर है जो डिसाइड किया कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बंद कर लेगा और वहाँ पर कंपोस्ट वेस्ट का यूज़ करेगा, जैसे किचन वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, ड्राई लीव्स, ये सब यूज़ करेगा, जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स प्लांटिंग स्टार्ट कर लिया, जैसे ग्राम बीन जो भी हो गया। ओवर टाइम ही नोटिस इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, वहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी हुआ और प्लांट का ग्रोथ बेटर हुआ, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पर था और उसका वो फंक्शन किया। ओके, ये सब मैं बता सकता हूँ। ओके, मतलब बता दिया, तुम सब कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया, देखो, जैसे कि विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल ब्रेकिंग डाउन वेस्ट इन कंपोस्ट वेस्ट, जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं। ओके, फंगी या फिर बैक्टीरिया। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ऐड बोथ ड्राई एंड वेट वेस्ट टू द कंपोस्ट वेस्ट, क्योंकि वहाँ पर एक फेवरेबल कंडीशन वो क्या करते हैं जहाँ पर कि डिकम्पोजिशन फास्टर हो सके। ओके, विच स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प लेग्यूम प्लांट्स फिक्स नाइट्रोजन। हाँ, और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है हम उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना, इसीलिए। हाँ, तो ये नाइट्रोजन सॉरी आई मीन राइजोबियम बैक्टीरिया। हाउ डज ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। हाँ, लिख देना, क्योंकि वो वापस सॉइल में जाकर वो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं। व्हाट एनवायरमेंटल बेनिफिट डज कंपोस्टिंग ऑफर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। ओके, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के हम जो कंपोस्ट के वो कैसे बेनिफिट आ गया, कैसे सॉइल के फर्टिलिटी को क्या मेंटेन करके रखा, ये सब रखा ना, इसीलिए। हाँ, ना अब कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ओके, प्रैक्टिस करना, मैं बनाया हूँ। सो क्वेश्चन 1, जैसा हाउ डू वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, अभी थोड़ा मैं बताया था। ओके, वो और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ जो कि मल्टी सेलुलर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन अकेला रहता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज इन मेकिंग कॉर्ड, कॉर्ड कौन बनाते हैं, कौन से माइक्रो। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस ये तो तुम्हारे चैप्टर 3 में, ये जो पैथोजेंस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बैक्टीरिया को कैरी करके रखते हैं। ओके, मतलब डिजीज़ वो स्प्रेड करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस मेनली हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, व्हाट इन लिविंग थिंग्स है। ओके, ये सब लिखना। 2 टाइप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख लेना। कितने सारे हैं तो मैं बताता हूँ। फंगी है एक, रुको 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 रुको, एक फंगी है। ओके, एक बैक्टीरिया है, एक तो प्रोटोजोआ है, और क्या है, algae है, और क्या, ये सब ऐसे होते हैं। ओके, फंगी, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, प्रोटोजोआ जो कि जैसे एमोइबा हो गया, एमोइबा सुना है ना, सूडोपोडिया, हाँ वो एमोइबा हो गया, या फिर तो पैरामीशियम होता है, algae, स्पिरुलिना, ये सब हो गया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इम्पोर्टेंट है लिखना। डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पर आ गया रे भाई, ये छोड़ो, ये कर लो। मैं बता देता हूँ, ल्यूमिनस का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो साइन करते हैं और नहीं करते। ये कहाँ से क्वेश्चन है, क्या, छोड़ो। पर पता रहना चाहिए जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो साइन करते हैं, नॉन ल्यूमिनस नहीं करते, वो डल रहते हैं। ओके, एक्सप्लेन वाई वी कैन नॉट सी मोस्ट सेल्स विदाउट नेकेड आई, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं जो कि एक सेल से बने हैं, ये सब लिखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है एनवायरनमेंट में। डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल, कैसे हार्मफुल हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ डज, ये छोड़ो,
ये लिखना तुम पढ़ लेना। ओके, वो ऐसा क्यों किया। ओके, ये सब कुछ क्वेश्चन से, रुको मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते चलो या फिर तो इसको क्वेश्चन कर लेना। ओके, मैं लेके चलता हूँ, तुम दिखते चलो। ओके, आई होप सब कुछ वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ओके, दैट्स इट, इतना ही था ना, ख़त्म हो गया क्या हमारा। सो ऑल राइट, दैट्स इट्स फॉर टुडे for important question. Make sure you revise them properly, and this can really help you in your upcoming exams and your studies. Okay, so if this video helped you, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. All the best for your upcoming exams. See you in the next video. Tata, bye bye, and I hope जो homeworks भी आप कर लेंगे. Bye, thank you, keep support and learn, take care.